नमस्कार बेटाओ, वेलकम बैक। ये आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। थर्ड लेक्चर तक अपन पहुँचे थे। कहाँ हम पहुँच गए थे? हमने पढ़ा था जीव जगत में विविधता, और उसमें हम धीरे धीरे वर्गीकरण की बात करते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे? ICBN और ICZN तक, है ना। ICBN और ICZN क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम निर्धारित करता है। अब उस वैज्ञानिक नाम को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति को सर्वमान्य किया गया, जिसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात यह है, द्विनाम पद्धति जो एक वर्गीकरण या नामकरण की एक सिस्टम है, पद्धति है। एक वैज्ञानिक हैं कैस्पर बोहेन, क्या नाम है? कैस्पर बोहेन ने, इनकी एक पुस्तक थी, ने अपनी पुस्तक पिनॉक्स, ये पुस्तक का नाम है पिनॉक्स, ध्यान रखना, मैं दिया, ठीक है। यानी द्विनाम पद्धति को कैस्पर बोहेन ने अपनी पुस्तक, क्या पिनॉक्स नामक उनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने इसको प्रकाशित किया, इसका उल्लेख किया। अब ये तो हो गए इसके जनक जिन्होंने इसको दिया है, लेकिन आगे एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम होता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वैसे तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति को क्या किया? व्यवहारिक बनाया। व्यवहारिक बनाने का मतलब ये है कि इस पद्धति को इन्होंने आगे प्रचारित किया, प्रसारित किया, और अन्य को भी प्रोत्साहित किया कि द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम ये पूछते हैं द्विनाम पद्धति के जनक या किसने दी, तो ज़्यादातर नाम कैरोलस लीनियस बोला जाता है ना। जबकि कैरोलस लीनियस ने नहीं दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी किसने? कैस्पर बोहेन ने। कैरोलस लीनियस ने केवल इसको क्या किया है? व्यवहारिक बनाया था, है ना। अब ये तो हो गए इनके वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने इसको दिया है। अब क्या होता है? द्विनाम पद्धति जो होती है वो कुछ नियमों पर आधारित है। 1960 में इसको संशोधित किया गया और कुछ नियम निर्धारित कर दिए कि इन नियमों के आधार पर ही किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, है ना। किसी भी जीव का नाम वैज्ञानिक जो भी होगा, किस पर होगा? द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उनके आधार पर होगा। तो द्विनाम पद्धति के नियम, यहाँ हेडिंग डालते हैं, द्विनाम पद्धति, इसके नियम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला जो इसका नियम है, पहला नियम है वो क्या है? जीव का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम कितने पदों में होगा? यहाँ लिखा है द्विनाम, यानी नाम में कितने पद है? दो, दो पदों में होगा, ठीक है। पहला नियम हो गया। यानी कोई भी वैज्ञानिक यदि किसी जीव का नामकरण करता है वैज्ञानिक विधि में, या वैज्ञानिक नाम उसका दिया जाता है, तो उस वैज्ञानिक नाम में कितने पद होंगे? दो। जैसे यहाँ एक दो उदाहरण लिख लेते हैं।
यहाँ लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम मानव का ही उदाहरण ले लें। मानव, क्या नाम है मानव का वैज्ञानिक? होमो सैपियंस, है ना। और ले सकते हैं, जैसे एक नाम ले लिया हमने मोर। मोर में पेवो क्रिस्टेटस, है ना। एक पौधे में कोई नाम लेते हैं, जैसे आम, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये तो हैं जाति या जीव, और ये क्या हैं इनके आगे? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम ये। ठीक है, ये 2-3 उदाहरण ले लिए हमने। अब देखिए, पहला नियम लिया था हमने, जीव का वैज्ञानिक नाम कितने पदों में होगा? 2 पदों में। तो आप कोई सा भी नाम देख लो, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। हर एक जीव का वैज्ञानिक नाम में कितने नाम या कितने पद होते हैं? 2। दूसरा नियम क्या होगा? वैज्ञानिक नाम का प्रथम पद, कौन सा? प्रथम पद। इसको अब मिटा लेते हैं, जगह की थोड़ी दिक्कत आई नहीं तो। प्रथम पद क्या होगा? वंश। व द्वितीय पद जाति का होगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम, जीव का जो यहाँ वैज्ञानिक नाम दिया जा रहा है 2 पदों में, उसमें क्या होगा? पहला जो पद आएगा, प्रथम पद, वो उस जीव का वंश, और दूसरा पद जो होता है वो उस जीव की जाति होगा। जैसे यही उदाहरण, होमो क्या है? मानव का वंश हो गया। सैपियंस क्या हो गया? फिर जाति हो गई। प्रथम पद होमो, वंश। द्वितीय पद क्या हो गया? जाति, सैपियंस। ऐसे ही पेवो क्या हो गया? पेवो में वंश। क्रिस्टेसस क्या हो गया? जाति हो गया। ऐसी मैंजीफेरा में क्या हो गया? ये वंश, और इंडिका क्या हो गई? जाति हो गई। समझ में आ रहा है? 2 पद में नाम दिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा? जो 2 पद लिखे उनमें पहला पद वंश और दूसरा पद जाति का होता है। ठीक है, चलिए अब इन्हें उदाहरणों को हम यहाँ से हटा देते हैं। आपके पास लिख लिए होंगे आपने रफ में, तो उन्हीं को देख के अपन चलते हैं। तीसरा नियम, तीसरा जो विशेष नियम है वो ये होगा कि जीव का वैज्ञानिक नाम, जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में निर्धारित होगा। ठीक है, यानी कोई भी वैज्ञानिक जीव को वैज्ञानिक नाम दे रहा है तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? लैटिन भाषा में नाम देगा। इसके अतिरिक्त और किसी भाषा में वो नाम नहीं दे सकता है। यदि देता है तो कैसा हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पर आता है कि वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल तथा जाति का
प्रथम अक्षर छोटे यानी स्मॉल लेटर यानी अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है तो उसका पहला पद जो वंश का है उसका पहला अक्षर कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल। और दूसरा पद जो जाति का है उसका पहला अक्षर कैसा होगा? स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम नाम है किसका? आलू का। अब इसमें देखिए आप, पहला पद सोलेनम, सोलेनम क्या है? वंश, वंश का पहला अक्षर कैसा लिखा है हमने? कैपिटल। दूसरा पद ट्यूबरोसम क्या होती है? जाति होती है, और जाति का पहला अक्षर टी कैसा लिखा है हमने? छोटे यानी स्मॉल लेटर में। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल और जाति का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नियम चलते हैं। 4 नियम हो गए। पांचवा नियम होता है कि जीव का वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स, इटैलिक्स का अर्थ यही लिख देते हैं, तिरछे अक्षरों में मुद्रित होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैज्ञानिक नाम लिखा जा रहा है, मुद्रित का मतलब होता है छपना। जैसे किताब वगैरह जो छपती है वो मुद्रित होती हैं। तो आपके पास कोई भी किताब हो जीव विज्ञान संबंधी, तो उसमें आप देखिए कोई भी अगर वैज्ञानिक नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा तो वो इटैलिक्स तरीके से, अक्षर थोड़े से तिरछे से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और यदि हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया मुद्रित के लिए, छपाई के लिए, लेकिन मान लो छपाई नहीं हो रही, हम हाथ से लिख रहे हैं, उसके लिए भी एक नियम है। यही लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हाथ से लिखते समय। अब हाथ से जब हम लिखेंगे तो इटैलिक्स लिख नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, इटैलिक्स का एक ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक कीजिए तो आपने जो भी लिखा है वो इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तिरछे से अक्षर हो जाएंगे वो। लेकिन हाथ से नहीं लिख सकते, तो इसमें एक नया अलग से नियम बनाया है। हाथ से लिखते समय वैज्ञानिक नाम को रेखांकित करना होगा। यानी जैसे हमने हाथ से कोई भी नाम लिखा तो उसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। कैसे, उसी को ले लेते हैं उदाहरण को हम, सोलेनम ट्यूबरोसम, इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन में ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, एक ही लाइन से हम पूरा की पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन इसमें संभव जहाँ तक हो आप ध्यान रखेंगे, वंश को अलग अंडरलाइन करेंगे और जाति को अलग अंडरलाइन करेंगे, है ना। लेकिन कई बार जल्दबाजी में एक ही लाइन बन जाती है, उसको भी सही मान लिया जाता है, क्योंकि रेखांकित करना आवश्यक होता है यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तब। और यदि हम मुद्रित यानी छपाई कर रहे हैं, छप रहा है हमारा, प्रिंट तैयार हो रहा है, तो उसमें हम ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, इटैलिक्स का। चलिए
इससे आगे अगला नियम क्या होगा? 7वां, जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में, जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में क्या करना है? उस वैज्ञानिक या इसको खोजकर्ता का संक्षिप्त में नाम, जीव के वैज्ञानिक नाम के अंत में उस वैज्ञानिक या खोजकर्ता का संक्षिप्त में नाम लिखा जाएगा, जिसने क्या किया है? उस जीव की खोज की है या उस जीव को नाम दिया है। कैसे? अभी जो हमने एक उदाहरण लिया था उसी में हम सिंपल सा देख लेते, केवल उदाहरण। जैसे हमने अभी लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम डॉट LINN लिन, और इसको अंडरलाइन कर दो ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? प्रथम पद वंश का पहला अक्षर कैपिटल, द्वितीय पद जाति का पहला अक्षर स्मॉल, दोनों को अंडरलाइन कर दिया। लास्ट में हमने लिखा लिन, इसको हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके लिखें LINN। लिन फॉर क्या आता है? लीनियस। लीनियस का मतलब कैरोलस लीनियस। तो इससे क्या पता लगा कि सोलेनम ट्यूबरोसम जो जीव यानी जो पौधा है उसकी खोज और नामकरण किसने किया है? लीनियस ने किया है, संक्षिप्त में लिन लगा दिया। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति के क्या हैं? कुछ नियम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण संहिता ने मिलकर के क्या किया है? इनको निर्धारित किया है, और वैज्ञानिक नाम इन्हीं नियमों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि कोई भी नाम इन नियमों से अलग है या इन नियमों का जो अनुपालन नहीं करता है तो उस नाम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज आपको द्विनाम पद्धति के ये नियम बताए, इनको आप पढ़िए, याद कीजिए। अगली जो वीडियो आएगी उसमें इससे आगे चलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।